ओके सो टुडे इन टुडेज क्लास हम लॉज ऑफ मोशन को आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे लास्ट क्लास से। तो सबसे पहले हमने स्टडी करना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस? बैलेंस फोर्सेस जैसे कि नाम ही बता रहा है, जब जितनी भी फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रही होती हैं उनका नेट रिजल्टेंट जीरो होता है तो उन्हें बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। लेट अस से हमारे पास ये एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पे मान लेते हैं दो फोर्सेस लग रही हैं विच आर इक्वल ऑपोजिट एंड कोलिनियर। तो इन दोनों फोर्सेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं टू इक्वल opposite and collinear forces will always be balanced forces. That is, their resultant will be zero. कोलिनियर होता है जो एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल वैल्यू की हैं, ऑपोजिट हैं और कोलिनियर हैं। तो F1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F2, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि F1 प्लस F2 का वेक्टर सम जीरो होगा, यानी कि उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो हम उन्हें बैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। जरूरी नहीं है दो ही फोर्सेस बैलेंस करें, 3 4 5 कितनी भी फोर्सेस बैलेंस कर सकती हैं, एक दूसरे को बैलेंस फोर्सेस बन सकती हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी पे तीन फोर्सेस लग रही हैं। अब मान लेते हैं इसमें F1 और F2 फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इधर को जा रहा है। तो ये मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 है और F3 इधर लग रही है। तो इसमें अगर Fr प्लस F3 जीरो हो जाए, यानी कि जो F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा वो F3 के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, तो भी वो बैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। तो इसमें भी Fr इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, तो हम Fr को F1 प्लस F2 लिख सकते हैं और वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी F3 के, तो भी ये बैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। और अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं जब नेट रिजल्टेंट जितनी भी फोर्सेस एक बॉडी पे लग रही हैं उनका नॉन जीरो होता है, तो उन्हें अनबैलेंस फोर्सेस कहते हैं। जैसे इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं बुक का, एग्जांपल 5.8। तो इसमें क्या कह रहा है, two forces F1 and F2 acting on a body of mass 2 kg as shown. If F1 is 10 Newton and F2 is 2 Newton, what will be the acceleration? तो हमें एक ब्लॉक दिखाया है जिसका मास 2 kg है और उस पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F2। तो हमें इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब काफी इजी न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का होगा वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2, F1 प्लस F2। अब F1 10 न्यूटन गिवन है, हम उसे प्लस साइन के साथ लिखते हैं क्योंकि वो राइट साइड की तरफ लग रही है। F2 को हमें -2 न्यूटन लिखना पड़ेगा बिकॉज उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ को है। तो क्योंकि फोर्स यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हमने राइट साइड की वैल्यू को प्लस लिया है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू को माइनस लेना पड़ेगा। इसका मतलब उस पे जो रेट रिजल्टेंट फोर्स है या यूं कहो नेट फोर्स है वो 8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट लग रही है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब आप सबको पता है एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक्सेलरेशन इज
द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। अब नेट फोर्स लग रही है +8 न्यूटन और मास बॉडी का गिवन है 2 kg। तो बहुत इजीली हम इस बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं कि इस बॉडी की एक्सेलरेशन होगी +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब फोर्स, नेट फोर्स लगने से ये ब्लॉक राइट साइड की तरफ को, आगे की तरफ को जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट समझने के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? इम्पल्स जिसको हम आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो इम्पल्स होता है व्हेन अ लार्ज फोर्स acts for a very short time then product of average force and time taken is called its impulse. For example, when we nail with a hammer, अब आप सबको पता है कि अगर हमें एक नेल को पियर्स करना है किसी ब्लॉक में, तो हम ये नेल उस ब्लॉक के ऊपर रखते हैं और ऊपर से हैमर से पंच करते हैं। अब ये हैमर इस नेल के कांटेक्ट में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है और उसी शॉर्ट ड्यूरेशन से उसे इंपल्स मिलता है और इंपल्स से वो नेल पियर्स करके उस ब्लॉक के अंदर ऐसे घुस जाती है, राइट। तो ये यहाँ पे जो हम मेजर करते हैं वो उसका इंपल्स कहलाता है। इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि जब एक क्रिकेटर कोई शॉट प्ले करता है तो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ बैट एंड बॉल है वो बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही होती है बैट्समैन की तरफ। तो बैट्समैन को बहुत थोड़ा टाइम मिलता है बॉल के साथ अपने बैट को कनेक्ट करने का। तो अगर उस शॉर्ट ड्यूरेशन में वो कनेक्ट कर देता है और अच्छा शॉट प्ले कर देता है तो वो बॉल को ज़्यादा इम्पल्स देगा और बॉल जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट से मूव करके बाउंड्री या फिर 6 की तरफ को मूव हो जाती है। तो उस केसेस में हम उसका इम्पल्स मेजर करते हैं। अब इम्पल्स मेजर करने का एक फार्मूला तो जो उसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि हम अगर एवरेज फोर्स जो उस बॉडी पे लग रही है का प्रोडक्ट ले लें टाइम के साथ, जितने टाइम के लिए वो फोर्स एवरेज फोर्स लग रही है, तो उसके प्रोडक्ट को हम उसका इम्पल्स कहते हैं, राइट। और अगर हमें एवरेज फोर्स नहीं गिवन तो इम्पल्स फाइंड करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस फोर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं स्मॉल टाइम के लिए और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं गिवन टाइम लिमिट्स के बीच में। तो इम्पल्स कैन बी मेजर्ड एज एवरेज फोर्स इनटू टाइम और इम्पल्स कैन बी मेजर्ड एज द इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस फोर्स जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में फोर्स लग रही होती है, मल्टीप्लाइड बाय dt स्मॉल टाइम इंटरवल, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन द लिमिट्स, तो वो उसका इम्पल्स कहलाता है, राइट। एक और रिलेशन होता है इम्पल्स का बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आपको इसी चैप्टर में मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया था कि एक बॉडी पे जो फोर्स लग रही होती है वो dp बाई dt के बराबर होती है, यानी कि हम F डॉट
dt को dp लिख सकते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दें तो इसी एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी। लिमिट्स मान लेते हैं, पहले मोमेंटम P1 था बॉडी का, बाद में मोमेंटम P2 हो गया, पहले टाइम 0 सेकंड था और बाद में t सेकंड हो गए। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी बिटवीन द लिमिट्स इज कॉल्ड इम्पल्स। dp का इंटीग्रेशन p हो जाएगा और इस लिमिट्स में इसे लिख सकते हैं p2 माइनस p1। तो इम्पल्स का एक और फार्मूला आ गया कि एक बॉडी को जो इम्पल्स मिलेगा वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, क्योंकि p2 रिप्रेजेंट कर रहा है द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी और P1 इनिशियल मोमेंटम और फाइनल माइनस इनिशियल इज कॉल्ड द टोटल चेंज। तो इस तरह से इम्पल्स को मेजर करने का एक और रिलेशन आ गया कि इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट। एक और फार्मूला होता है इम्पल्स को मेजर करने के लिए जिसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है और कितने टाइम इंटरवल के लिए वो फोर्स लग रही है, उसके बीच में एक ग्राफिकली आपको डेटा दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस में टाइम इंटरवल है और वो वाई एक्सिस में जो उस पे फोर्स अप्लाई लग रही है बॉडी पे। कोई भी शेप का ग्राफ हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का बने या कई बार कोई और शेप भी हो सकती है। तो जब भी मान लो फोर्स टाइम इंटरवल का ग्राफ गिवन है और हमें एग्जामिनर एक गिवन टाइम इंटरवल के बीच में इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉडी निकालने को बोलता है, तो हम उस टाइम इंटरवल के बीच का अगर एरिया फाइंड कर लें तो वो इम्पल्स के बराबर होता है उस टाइम इंटरवल पे। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ मतलब फोर्स टाइम ग्राफ। तो हम अगर फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड कर लें उस टाइम इंटरवल पे, तो वो उस टाइम इंटरवल का एरिया जो है वो इम्पल्स को बताएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स ऐसे रेगुलर शेप हो, कई बार फोर्स ऐसे इरेगुलर शेप भी हो सकती है। तो भी हमें एक गिवन टाइम इंटरवल के बीच का एरिया ही फाइंड करना होगा या कर सकते हैं। तो चाहे शेप सिंपल बने या थोड़ा सा रेगुलर या इरेगुलर बने, इम्पल्स हमेशा बराबर होता है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ओके, और ये जो ऊपर मैंने ये इम्पल्स बराबर है टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताया, इसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। तो दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इस थ्योरम को ध्यान में रखते हुए और उस पूरे इम्पल्स के कंसेप्ट को समझते हुए पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको इम्पल्स और क्लियर हो जाए। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू इम्पल्स। सो एग्जांपल 5.9 में क्या कह रहा है, अ बेसबॉल प्लेयर हिट बैक्स द बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर। एक बेसबॉल प्लेयर है जो अपने बेसबॉल बैट से एक बॉल को हिट करता है और बिल्कुल उसे 180 डिग्री फील्डर या बॉलर के ही डायरेक्शन में वापस भेज देता है विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.5 kg देन फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो हमें इस बॉल पे उस बैट के हिट करने से कितना इम्पल्स मिला वो फाइंड करना है। अभी हमने पढ़ा है थ्योरी पार्ट में, वी नो इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंट। तो हमारे पास जो इम्पल्स के फार्मूले हैं उसमें से जो बेस्ट फार्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है गिवन वैल्यूज के लिए
वो यूज हो सकता है कि एक बॉडी को कितना इम्पल्स मिलता है, वो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम मिलता है। अब इम्पल्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना है। अब ये इम्पल्स एक्स एक्सिस में मिला होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बोल देते हैं। तो इम्पल्स एक्स एक्सिस में जो मिला होगा वो होगा फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, यानी कि mvx माइनस mux. vx is the final velocity of the ball in x axis and ux is the initial velocity, right? अब हमें ये सारी वैल्यू गिवन है, जैसे ux हमें गिवन है प्लस 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉल 12 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी, और मास ऑफ बॉल दिया हुआ है 0.15 kg। तो मैं 0.15 kg मास को पुट कर देता हूँ और कॉमन भी ले सकता हूँ। अब Vx फाइनल वेलोसिटी हो गई +12 और इनिशियल वेलोसिटी को हमें -12 लेना होगा। हमने इसको प्लस और इनिशियल को माइनस लिया है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दें। तो ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर हमने लेफ्ट वाले को पॉजिटिव बोला है तो राइट वाले को नेगेटिव कहना पड़ेगा। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 24, दैट इज 3.6, और इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। तो आपको याद रखना है इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। कैपिटल N स्टैंड फॉर न्यूटन and S stand for second. तो Newton second is the impulse of unit of impulse। और अगर न्यूटन सेकंड नहीं कहना चाहते तो आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं इम्पल्स का यूनिट, तो दोनों ठीक है। सो दिस इज द इम्पल्स imparted to the ball along x axis direction। तो ये एक न्यूमेरिकल है इम्पल्स पे। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल 5.10। इसमें क्या कह रहा है, a hammer of mass 10 kg moving with the speed of 6 meter per second strikes a wall and comes to rest in 0.1 second। तो एक हैमर है जिसको हमने एक वॉल की तरफ फेंका। तो हम ये पिक्चर बनाकर समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी एक्टिविटी को। तो ये एक हैमर है जो 6 मीटर पर सेकंड से हमने एक वॉल की तरफ फेंक दिया, जिसका मास 10 kg है, और ये ऐसे दीवार से टकराया और रुक गया और रुक कर ऐसे नीचे गिर गया। ये लिखा हुआ है इन 0.1 सेकेंड। तो जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ हैमर एंड वॉल है वो 0.1 सेकेंड गिवन है। यहाँ से हमें ये 2-3 चीजें फाइंड करनी है। जैसे पहले पार्ट में इम्पल्स ऑफ द फोर्स, कि उस वॉल ने कितना इम्पल्स दिया उस हैमर को, तो हमें इम्पल्स फाइंड करना है। फिर से हम वही वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं कि इम्पल्स जो होता है वो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है mvx माइनस mux, क्योंकि वो हैमर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था तो उसे इम्पल्स अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा। अब हमें ये सारी वैल्यूज गिवन है। जैसे मास हमें हैमर का गिवन था 10 kg, वो हम कॉमन ले लेते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू। Vx 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो हैमर रुक जाएगा वॉल से टकराने पर, तो वो स्टॉप हो गया, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और इनिशियल वेलोसिटी प्लस दी हुई थी 6 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसे +6 ले लेते हैं राइट डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट को। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू -6 -60। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया कि जो इम्पल्स और फोर्स मिला उस हैमर को वो -60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मिला, राइट। तो इतना इम्पल्स ऑफ द फोर्स मिला जिससे वो रुक गया। सेकंड पार्ट में बोला है
एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कि उस पे इस इम्पल्स के कारण अगर हमें एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालना है तो वो कितना लगा। फिर से मैं एक और इम्पल्स का फार्मूला यूज करते हैं कि एक बॉडी पे जो टोटल इम्पल्स लगता है वो प्रोडक्ट होता है एवरेज फोर्स इनटू द टाइम, जिस टाइम पे उसको वो इम्पल्सिव फोर्स मिला। अब इम्पल्स हमने कैलकुलेट किया है -60, एवरेज फोर्स हमें निकालना है और टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ हैमर एंड वॉल हमें दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ से फिर से एक बार एवरेज फोर्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -60 बाई 0.1 यानी कि -600 न्यूटन। तो ये नेगेटिव फोर्स मतलब एक तरह से रिटार्डिंग फोर्स जो हैमर को रोक रही है। तो वॉल उस पे जो रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी वो 600 न्यूटन की लगाएगी। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में पूछा था एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हमें उसकी रिटार्डेशन मतलब एक तरह से एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगेन न्यूटन के सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। अब हमने फोर्स निकाला है -600 और मास ऑफ हैमर हमें गिवन था 10 kg। तो हम अगर इसको भी सॉल्व कर लें तो इसका मतलब जब वो हैमर वॉल से टकराया तो उसे जो रिटार्डेशन मिली, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो कितनी मिली -60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमने ये इम्पल्स फाइंड कर लिया। So in next question, example 5.12, what he is saying, figure shows force time graph for a baseball stuck by a bat. तो हमें एक बॉल को एक बैट से हिट कर रहा है एक प्लेयर और उसका भी फोर्स टाइम ग्राफ हमें दिखाया हुआ है। फ्रॉम द ग्राफ डिटरमाइन इम्पल्स डिलीवर टू द बॉल एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। तो हमें इम्पल्स फाइंड करना है। अब हमने अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था कि जब भी फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है और हमें इम्पल्स निकालना है तो वो बराबर होता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बन रही है, अगर मैं इसे नाम दे दूं ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है। तो हाफ इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा AC। और अगर मान लो हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें जो कि इसके बेस को P पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर लेंथ BP हो जाएगा। अब हाफ AC, A से C जो है वो 2.5 -1 हो जाएगा क्योंकि C पॉइंट तक 2.5 वैल्यू है और A की वैल्यू 1 है, तो A से C वैल्यू 2.5 -1 हो जाएगी। और BP जो है वो बिल्कुल B पे 18,000 न्यूटन की फोर्स है और P पॉइंट ओरिजिन को मिल रहा है तो 0 न्यूटन है, तो PP 18,000 हो जाएगा। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2.5 -1 इज 1.5 इंटू 18,000। ये 2 9 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9,000 इंटू 1.5। सो ये हो जाएगा 1.35 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इतना इम्पल्स बॉल को मिलेगा बैट के हिट होने के कारण। तो ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में बोला है व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। अब हमें एवरेज फोर्स निकालना है तो अगेन हम इम्पल्स का फार्मूला याद करते हैं कि एक बॉडी पे जो इम्पल्स लगता है उसको हम एवरेज फोर्स इनटू टाइम से फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब एवरेज फोर्स निकालने के लिए मुझे इम्पल्स अपॉन टाइम करना पड़ेगा। अब
हमें ये दोनों वैल्यूज पता है राइट साइड की। जैसे इम्पल्स कितना मिल रहा है वो हमने अभी ऊपर फाइंड किया है 1.35 इंटू 10⁴, और टाइम एक्चुअली में 2.5 माइनस 1 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि जब बॉल बैट के कांटेक्ट में आई तो 1 सेकेंड पे आई और वो 2.5 सेकेंड तक कांटेक्ट में रही, तो उसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो 1.5 सेकेंड हो जाएगा। अगर मैं इसको भी सॉल्व कर लूं तो ये आंसर 9000 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका मतलब जो बैट है वो बॉल पे कितनी फोर्स लगाएगा, 9000 न्यूटन। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इम्पल्स के कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए, दैट इज एग्जांपल 5.11। इसमें क्या कह रहा है, a cricket ball of mass 150 gram is moving with the velocity of 12 meter per second and is hit by a bat so that the ball is turned back with the velocity of 20 meter per second। तो ये एक क्रिकेट के शॉट खेल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि एक बॉलर ने एक बॉल फेंकी बैट्समैन की तरफ, और बैट्समैन ने अपने बैट से उस बॉल को टर्न बैक कर दिया। तो एज पर गिवन वैल्यूज वो बॉल 12 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, और जैसे स्ट्रेट ड्राइव जिसको क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, तो प्लेयर ने स्ट्रेट ड्राइव खेल के बॉल को टर्न बैक कर दिया विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हमें मास ऑफ क्रिकेट बॉल गिवन है 150 ग्राम, तो वहां से हमें ये भी दिया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज 0.01 सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स। अब हमें इम्पल्स निकालना है। अब फिर से वही फार्मूला, इम्पल्स इज द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज mvx माइनस mux। अब हमें क्योंकि ये ux गिवन है 12 और vx गिवन है 20, तो हम vx को +20 बोल देते हैं, तो ux को -12 बोलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो हम इसको वैल्यूज पुट करते हैं। मास 150 ग्राम है, मेक श्योर कि आप उसके केजी बनाना नहीं भूलो। तो हम 150 ग्राम के केजी बना लेते हैं 1000 से डिवाइड करके। Vx +20 हो गया और Ux -12 हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 20 100, 3/20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 + 12 इज 32। ये 4 के टेबल पे कट जाएगा, 4 5 20, 4 8 32, तो 24/5 यानी कि 4.8 न्यूटन सेकेंड। तो इतना इम्पल्स बॉल को एक्स एक्सिस में मिला। सो दिस इज पार्ट नंबर 1। और एवरेज फोर्स अगेन कि जो भी इम्पल्स एक बॉडी को मिला वो एवरेज फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट होता है। अब इम्पल्स हमने फाइंड किया है 4.8, एवरेज फोर्स निकालना है, और टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बॉल एंड बैट हमें गिवन था 0.01 सेकेंड। तो अगेन बहुत इजीली हम एवरेज फोर्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं। 4.8 अपॉन 0.01, दैट विल कम आउट टू बी 480 न्यूटन। तो उस बैट के शॉट से जो एवरेज फोर्स उस बॉल पे लगी वो 480 न्यूटन की लगी। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे इम्पल्स के कॉन्टेक्ट को इम्पल्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस पूरे टॉपिक को आप रिवाइज कर लेना और इसको अपने नोटबुक कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो क्लास।